नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर से पुराने नेताओं पर भरोसा जताया है और उनको अहम जिम्मेदारियां सौंप दी हैं। भूपेंद्र हुड्डा को सीएलपी का लीडर बनाया गया है और राव नरेंद्र सिंह को बनाया गया है पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष। राव नरेंद्र सिंह 3 बार विधायक बने हैं और कई बार चुनाव हारे हैं। अभी जो बीता चुनाव था उसमें वो हार गए थे, लेकिन बावजूद उसके उनको अध्यक्ष बनाया गया है। उनके अध्यक्ष बनते ही उनका विरोध भी शुरू हो गया है और खास तौर पर अहिरवाल के इलाके में। अहिरवाल के बड़े नेता माने जाने वाले कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता कैप्टन अजय यादव ने उनकी नियुक्ति का विरोध किया है और उन पार्टी से उनकी नियुक्ति को रिकंसिडर करने की बात कही है। राव कैप्टन अजय सिंह यादव ने, जो कि पूर्व मंत्री रहे हैं, लगभग 6 दफा विधायक रहे हैं, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी के हरियाणा में लगातार गिरते ग्राफ को देखते हुए आज लिए गए निर्णय पर पार्टी को आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत है। राहुल गांधी जी की इच्छा थी कि हरियाणा कांग्रेस का अध्यक्ष एक ऐसे व्यक्ति को बनाया जाए जिसकी छवि पूरी तरह साफ सुथरी, बेदाग और युवा नेतृत्व की पहचान रखने वाली हो, लेकिन आज का निर्णय इससे ठीक उलट दिखाई देता है। इस वजह से पार्टी कार्यकर्ताओं और कैडर का मनोबल बिल्कुल गिर गया है, ये उन्होंने कहा है। अब पहले राव नरेंद्र की बात करते हैं। उनका वोट बैंक का जो बात करते हैं, अगर वोट बैंक उनका नहीं है, अपनी सीट नहीं बचा पाते हैं, चुनाव हार जाते हैं। वो पार्टी को आगे ले जा पाने में सक्षम हैं, संभावना बड़ी कम लगती है, क्योंकि जिस तरह का उनका अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, मिनिस्टर के तौर पर भी उनकी कोई खास उपलब्धियां नहीं रही, विधायक के तौर पर भी वो अपने क्षेत्र में खास योगदान कर नहीं पाए। जहां तक बात है ओबीसी समुदाय की, या जहां तक बात है यादव समाज की, तो यादव समाज में राव नरेंद्र सिंह बड़े नेता के तौर पर अपनी छवि कभी बना नहीं पाए। अगर उनका मुकाबला हम लोग बीजेपी में किसी नेता से देखेंगे, जो जिनको वो कॉम्पीट करना चाहते हैं, जिनके हाथ से वोट छीनना चाहते हैं, तो वो हैं राविंद्रजीत। राविंद्रजीत एक बड़े नेता हैं और यादव समाज के सबसे बड़े नेता के तौर पर उन्होंने आज भी अपनी पैठ बनाई है। जो भी यादव समाज के लोग हैं, वो उनको अपना बड़ा नेता मानते हैं और उनके ही हिसाब से वोट्स ट्रांसफर होते हैं। वो जिसको चाहते हैं उसको वोट शिफ्ट होते हैं, जिसके पक्ष में चाहते हैं उसको वोट दिए जाते हैं। ये हम लोग कई बार देख चुके हैं। अब उनके मुकाबले में राव नरेंद्र आज की तारीख में कमजोर हैं, बहुत कमजोर नेता हैं। उनकी छवि अच्छी नहीं है, बेदाग नहीं है। उनके ऊपर कई तरह के आरोप लगे हैं, वो आप मीडिया में देख भी रहे होंगे। कई तरह के उनके ऊपर आरोप लगे हैं। अब वो पार्टी को चला पाने में सक्षम है कि नहीं है, ये तो हमको आने वाले समय में पता लगेगा। लेकिन उनको बेनिफिट ये है कि पार्टी ने इस बार उनके लिए, उनके आने से पहले ही जिला अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी है। लेकिन जिला कार्यकारिणी और ब्लॉक लेवल पर अभी भी अध्यक्षों की और कार्यकारिणी की घोषणा करना बाकी है। तो क्या वो कर पाएंगे? एक बात। दूसरी बात, क्या राव नरेंद्र सिंह अपने आप को, जो गुटबाजी है कांग्रेस पार्टी के भीतर की, जो गुटबाजी है, जिसमें एक तरफ भूपेंद्र हुड्डा हैं, तो एक तरफ शैलजा और दूसरी तरफ रणदीप सुरजेवाला हैं, क्या इन गुटबाजी से अपने आप को दूर रख पाएंगे? ये भी नहीं पता है। तो ये तमाम सवालात हैं जो राव नरेंद्र की परफॉर्मेंस को डिसाइड करेंगे। अभी तक जितने अध्यक्ष बने हैं, या तो वो बने हैं भूपेंद्र हुड्डा के खेमे से, या बने हैं भूपेंद्र हुड्डा के मुखालफत वाले खेमे से, विरोधी खेमे से। अब सवाल यह है कि ये जो है, राव नरेंद्र को माना जा रहा है कि वो शैलजा के ग्रुप के हैं, शैलजा के नजदीकी माने जाते हैं। आजकल नजदीकी हैं, पहले तो भूपेंद्र हुड्डा की सरकार में मंत्री भी थे। खैर, वो मसला नहीं है वो। लेकिन क्या वो अपना इंडिपेंडेंटली, पार्टी ने जिस वजह से उनको खड़ा किया है, क्या वो काम कर पाने में सक्षम होंगे? आज उस बात की संभावनाएं काफी कम लग रही हैं, लेकिन ज्यादा संभावना ये लग रही है कि राव नरेंद्र फिलहाल एक कमजोर और डमी अध्यक्ष के तौर पर देखे जा सकते हैं। लेकिन प्रूव करना अभी बाकी है। आज केवल नियुक्ति हुई है,
इसलिए फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ हम लोगों को देखना पड़ेगा कि वो अपना काम ठीक तरीके से कर पाते हैं या नहीं। लेकिन जिस तरह से उदय भान थे, वो एक डमी या फिर बहुत ही कमज़ोर पार्टी के अध्यक्ष रहे। उनकी अध्यक्षता में पार्टी कुछ खास काम नहीं कर पाई। क्या नरेंद्र भी उतने कमज़ोर होंगे या फिर वो एक मजबूत नेता के तौर पर अपनी जगह बना पाएँगे? इस पर सबकी नज़रें बनी रहेंगी। राव नरेंद्र को बनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि ओबीसी समुदाय के वोट अपनी तरफ खींच पाएँ, तो ज़ाहिर है उनका मुकाबला मुख्यमंत्री सैनी से होगा। और क्या मुख्यमंत्री सैनी के हाथों से खींचकर कुछ वोट राव नरेंद्र सिंह कांग्रेस पार्टी के पाले में लेके आ पाएंगे? ये भी हमको उनके आने वाले वक्त में जो कार्यक्रम होंगे, उन्हें देखकर अंदाजा लगाना पड़ेगा। खैर, अब बात करते हैं भूपेंद्र हुड्डा की। भूपेंद्र हुड्डा को भी बना दिया गया है सीएलपी का नेता। सीएलपी आप जानते हैं, सीएलपी कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी का नेता उनको बनाया गया है और वो अब बनेंगे हरियाणा में विधायक दल के नेता उनको बना दिया गया है, वो बनेंगे विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष। तो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा पहले भी रहे हैं, 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं और दूसरी बार उनको नेता प्रतिपक्ष भी बनाया गया है। ये वो दोनों लोग हैं जिनको ज़िम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं। तो अब भूपेंद्र हुड्डा का जो विधानसभा के भीतर जो काम है, वो ज़्यादा होता नहीं है। होता नहीं मतलब कि हाउस कितने दिन चलता है? बमुश्किल एवरेज अगर आप देखेंगे 5 साल में, 5 बरस में 60 दिन हाउस चलता है। यानी कि 1 साल में लगभग 12 दिन, 14 दिन, उससे ज़्यादा हाउस चलता नहीं है। इस बार भी लगता है वैसा ही होगा, अभी तक भी वैसा ही हुआ है। तो उतने दिन जो हाउस चलेगा, तो हाउस से ज़्यादा भूपेंद्र हुड्डा को अपने आप को स्थापित करने की ज़रूरत है। स्थापित करने की ज़रूरत है प्रदेश भर में। क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा जिनको जाना जाता था कि उनका कुछ इलाकों में बड़ा मजबूत जनाधार है, उन्हीं इलाकों में कांग्रेस पार्टी बुरी तरह हारती हुई दिखी। खासतौर पर सोनीपत में और झज्जर के कुछ विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी को बुरी हार मिली। हुड्डा को माना जाता है कि वो इस इलाके के जाट जो वोटर्स हैं, उनके बड़े नेता हैं। लेकिन क्या वाकई अब वो बड़े नेता हैं? इस पर भी कई तरह के सवाल खड़े हुए 2024 के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद। क्या अब नतीजों के बाद पार्टी ने आत्मनिरीक्षण किया है? क्या उन्होंने किसी तरह से इस पूरे मामले पर गंभीरता से बातचीत की है कि आखिर भी कांग्रेस पार्टी चुनाव क्यों हारी? अगर की है तो उसकी कोई रिपोर्ट अभी तक जानकारी में नहीं आई है। उसकी रिपोर्ट से अभी तक अंदाजा नहीं लगा कि हार का जिम्मेदार कौन था। क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा के पास लगातार 3 या 4 बार से उनके पास जिम्मेदारी रही है और वो पार्टी को जिता पाने में कामयाब नहीं रहे। अब उनके ऊपर एक बार फिर से पार्टी ने भरोसा किया है, तो क्या वो उन वोटर्स को अपने पाले में खींच पाएंगे जो अभी तक उनके साथ नहीं रहे? खास तौर पर जो सबसे बड़ा मसला रहा है, तो वो यादव वोटर्स का रहा है, ओबीसी वोटर्स का रहा है। क्या इस बार ये जो कॉम्बिनेशन बीजे कांग्रेस पार्टी ने बनाया है, जाट प्लस ओबीसी का, इसकी वजह से बीजेपी को कुछ धक्का लगेगा और कांग्रेस पार्टी कुछ ओबीसी और जाट समुदाय को अपनी तरफ खींच पाएगी? क्या जाटों के वोट ज्यादा बीजेपी कांग्रेस पार्टी को इस बार हासिल होंगे? शायद यही सोच रही होगी कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व की जब उन्होंने इन दोनों नामों की घोषणा की। लेकिन एक बड़ा सेटबैक ये भी हो सकता है कि पिछले करीब 20 साल में पहली बार ऐसा होगा जब कांग्रेस का अध्यक्ष कोई दलित नहीं होगा। इसके पहले शैलजा, उदय भान, अशोक तंवर और फूलचंद मुलाना तमाम लोग शेड्यूल कास्ट समुदाय से रहे हैं। तो क्या शेड्यूल कास्ट समुदाय और उसमें भी सबसे बड़ा वर्ग जो है रविदासी समाज का, उनको कांग्रेस पार्टी अपने पाले में खींचने में कामयाब होगी? क्या उसके लिए भी कोई स्ट्रेटेजी बनाई गई है? अभी इन तमाम सवालों पर जवाब नहीं मिल पाए। इसलिए बड़ा जरूरी है कि इंतजार करना कि हुड्डा एक कैसे नेता के तौर पर अपने आप को पेश कर पाते हैं और राव नरेंद्र क्या कामयाब पार्टी अध्यक्ष रहेंगे। भूपेंद्र हुड्डा के लिए ज्यादा दारोमदार है क्योंकि उनके ऊपर ये बात लगातार कही जा रही है कि इस बार पूरा उनको फ्री हैंड दिया गया था, लेकिन पार्टी को जिताने में वो कामयाब नहीं हुए। तो क्या आगे भविष्य में पार्टी को जिताने में उनको सफलता हासिल होगी? क्या पार्टी उन पर 5 साल तक भरोसा करेगी बचे हुए समय तक?
या फिर ये कम समय के लिए है? ऐसे तमाम सवाल हैं जो अब जनता पूछ रही है। लेकिन इंतज़ार करना पड़ेगा और जैसा कि इंतज़ार किया गया है तब मालूम पड़ेगा कि आखिर इसमें क्या निकल कर के आएगा। इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुज़ारिश है हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।